हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 4th चैप्टर देखेंगे। 4th चैप्टर है नियोजन या प्लानिंग। अब आज हम इस वीडियो में नियोजन का अर्थ क्या है और नियोजन की विशेषताएं या लक्षण क्या हैं ये देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नियोजन का अर्थ क्या है। तो कोई भी हम उद्यम ले लें या कोई भी प्रोजेक्ट ले लें तो चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में सीमित साधन होते हैं और प्रबंधक को उन सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। तो सबसे पहले नियोजन प्रबंध का आधारभूत काम है। यानी ये जो प्रबंध हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि प्रबंध क्या है, और जो प्रबंधक होता है उसका सबसे पहला काम है नियोजन करना। भूतकाल के आधार पर हम भविष्य में क्या करना है ये पूर्वानुमान लगाते हैं और पहले उसका निर्धारण करते हैं, उद्देश्य का चिंतन करते हैं कि हमको क्या कार्य करना है, और चिंतन और मनन करना ही नियोजन कहलाता है। किसी भी प्रक्रम को शुरू करने के पहले उसके सारे पहलुओं पर जो चिंतन और मनन किया जाता है वो पूरा नियोजन कहलाता है। अब नियोजन की आवश्यकता प्रत्येक प्रकार के और प्रत्येक स्तर पर होती है, चाहे वो सरकारी प्रक्रम हो, चाहे सार्वजनिक प्रक्रम हो, चाहे निजी प्रक्रम हो। ये कार्य जो है नियोजन का ये सरल नहीं है। ये इसके अंतर्गत अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, परिश्रम करना और अनुभव जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उनके अनुभव से भविष्य में कुछ बदलाव करके या उपयुक्त निर्णयों को लेकर जो कार्य किए जाते हैं, जो चिंतन किया जाता है, वो नियोजन कहलाता है। अब नियोजन भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। हमको भविष्य में कोई भी उद्यम या व्यवसाय सोचते हैं करने के लिए, तो पहले भविष्य में हमको करना क्या है, उस उद्यम के अंतर्गत हमको क्या बनाना है, कौन सी वस्तु बनाना है, उस वस्तु को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने बड़े जगह की आवश्यकता है, बिजली कैसी होनी चाहिए, भवन कैसा होना चाहिए, प्रबंध कैसा होना चाहिए, ये सारा पहले विचार कर लेना नियोजन कहलाता है। अब व्यवसाय प्रबंध के क्षेत्र में वैकल्पिक नीतियों, उद्देश्यों और कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन नियोजन कहलाता है। यानी किसी भी योजना को या किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के नीतियां होती हैं। वैकल्पिक यानी कई विकल्प होते हैं, कई नीतियां होती हैं, कई उद्देश्य होते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं। उन सारे उद्देश्य, नीति और कार्यक्रमों में से कौन सी नीति, कौन सा उद्देश्य और कौन सा कार्यक्रम सर्वोत्तम है, इसके बारे में सोचना और उस विकल्प को चयन करना नियोजन कहलाता है। अब नियोजन के लिए एक प्राचीन कहावत है कि करने के पहले सोचो और कूदने के पहले देखो। यानी आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके पहले सोचिए कि हमें क्या करना है, और यदि कहीं कूदने जा रहे हो तो पहले देख लो कि हम कहां पर कूद रहे हैं। तो जब ये नीतियां, उद्देश्य और कार्यक्रम सर्वोत्तम विकल्प का हम चयन कर लेंगे और उस पर जब कार्य करेंगे तो निश्चित ही उस उपक्रम में हमको सफलता मिलेगी। अब कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है नियोजन की। तो हार्ट के द्वारा नियोजन की परिभाषा दी गई है कि नियोजन कार्य की श्रृंखला का अग्रिम निर्धारण है। इसके द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी नियोजन किसी भी कार्य की जो श्रृंखला है, श्रृंखला यानी चेन, कोई भी एक विकल्प, कोई भी एक प्रक्रम ले लो तो उस प्रक्रम को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे कार्यों की लाइन लगी होती है। एक लाइन बाय लाइन कार्य किए जाते हैं, एक करने के बाद दूसरा किया जाता है, दूसरा वाला पहले नहीं किया जाता क्योंकि वो पहले पे निर्भर है ना।
तो यदि वस्त्र निर्माण का कार्य है तो सबसे पहले तो कच्चा सूत लाना पड़ेगा, या यदि रुई उत्पादन खेत से चालू होगा, रुई उत्पादन से रुई लेना पड़ेगी, उत्पादक से रुई लेने के बाद उसका धागा बनाना पड़ेगा, धागा के बाद उसको कपड़ा बुनना पड़ेगा, और बुनने के बाद उसको काट कर सिला जाएगा। ये कार्य के अलग अलग स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को पहले से निर्धारित कर लेना है, और इसके द्वारा जो हमने परिणाम सोचा था वो निश्चित परिणाम प्राप्त करना, ये नियोजन कहलाता है। अब ऐसे आगे है, हॉज और जॉनसन के अनुसार परिभाषा है, नियोजन भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास है ताकि श्रेष्ठ उत्पादन प्राप्त हो सके। क्रूज एवं ओडोनेल के अनुसार क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है, इसे किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। और हेमन के अनुसार क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। तो अब इन चारों परिभाषाओं के आधार पर कुछ ये निश्चित किया जाता है कि नियोजन के अंतर्गत किए जाने वाले कौन कौन से कार्य हैं। उन कार्यों में पहला है भविष्य का आकलन और उद्देश्यों का निर्धारण, यानी पहले भविष्य की सारी गणनाएं की जाएं और उद्देश्य तय कर लिया जाए कि हम कोई भी कार्यक्रम या नीतियां निर्धारित कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, प्रक्रम में हमको क्या अंत में प्राप्त करना है, क्या हमने प्रक्रम के अंतर्गत वस्तु निर्माण या क्या करना सोचा है, उसके बारे में सोचना, और फिर उसके लिए भविष्य का भी आकलन करना कि क्या भविष्य में जो प्रक्रम हम कर रहे हैं वो उपयोगी है नहीं है, उससे हमको कितना फायदा है कितना नुकसान है, सारा कुछ सोच लेना, ये नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा है भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान एवं संभावित विकल्प लक्ष्य प्राप्ति हेतु। अब भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान, यानी यदि हमने कोई प्रक्रम करना चाहा है तो उस प्रक्रम में भविष्य में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जो हम आज नहीं बता सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन अनिश्चितताओं के बारे में सोचकर उनका पूर्वानुमान लगाकर कौन सा विकल्प सही रहेगा उस समय के लिए, कि यदि कोई हमको समस्या आ जाए तो उस समस्या के लिए भी हमको किस प्रकार का हमारा प्रकल्प होना चाहिए, उसके लिए कौन से विकल्प की सहायता लेनी चाहिए, वो सोचकर लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये नियोजन के अंतर्गत आता है। फिर है प्राप्त विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनना, यानी एक ही कार्य करने के कई विकल्प होते हैं और उन कई विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प को चुनना नियोजन के अंतर्गत आता है। सर्वोत्तम विकल्प के द्वारा अपने प्रक्रम को पूर्ण करना। विकल्प बहुत सारे हैं, यदि आपने सर्वोत्तम विकल्प नहीं चुना तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। मान लो आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, तो रास्ते कितने भी होंगे तो भी कोई रास्ता आपको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता हमें कहाँ जाना है। तो विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले जब उद्देश्य स्थायी हो जाए, स्थिर हो जाए, तब हमको उस उद्देश्य तक पहुंचने का सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है ये चुनना है। फिर सर्वोत्तम विकल्पों के अनुसार नीतियों का निर्धारण। अब सर्वोत्तम विकल्प हमने चुन लिया, चुनने के बाद में उस विकल्प को चुनने के बाद हमको उसके लिए उस विकल्प पर कार्य करने के लिए कौन सी नीतियों का निर्धारण करना है, कौन सी क्रिया विधियों का निर्धारण करना है, कौन से नियमों का निर्धारण करना है और कौन से कार्यक्रम करना है, ये तैयार करना आवश्यक होगा, तभी हम अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो ये है अभी यहाँ अपन ने समझा कि नियोजन का अर्थ क्या है और नियोजन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। अब है नियोजन की विशेषताएं या लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहला है कि नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है और लक्ष्य निर्धारण के समय सारी बातों को तय कर लिया गया है, तो और हमने कार्य करना चालू कर दिया,
तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब जब आपने कार्य करना चालू कर दिया तो नियोजन की क्रिया समाप्त हो गई, कि हमने तो पूरी प्लानिंग पहले से कर ली है, अब कोई उस प्लानिंग के अनुसार चलते जाना है, ऐसा नहीं है। एक बार नियोजन करने के बाद आने वाली समस्याओं से सामना करने के लिए सतत नियोजन किया जाता है। परिस्थितियां भी सतत बदलती रहती हैं और उन परिस्थितियों को अपने अनुभवों के आधार पर सतत नियोजन में भी बदलाव करने की आवश्यकता होती है। हर बार ये आवश्यक नहीं है कि जो नियोजन आपने पहले किया है उस नियोजन के अनुसार आपकी वस्तु का निर्माण हो जाएगा या आपका व्यवसाय प्रारंभ हो जाएगा। कभी कभी कुछ न सोची हुई तकलीफें भी आ जाती है, जिनके बारे में तुरंत सोचकर निर्णय लेकर नियोजन करना पड़ता है कि यदि इस प्रकार की कोई तकलीफ आई तो हमें क्या करना है। फिर है नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। अब नियोजन शारीरिक क्रिया नहीं है कि तुम यहां से वहां उठा के रखते रहो सामान, है ना। ये इस टाइप की क्रिया नहीं कि आप शरीर को हिलाते रहो तो आपका नियोजन हो जाएगा। आपको सतत अपनी बुद्धि में उस प्रकल्प के बारे में सोचते रहना पड़ेगा और उस प्रकल्प को प्राप्त करने के लिए जो हम उस प्रकल्प को पूर्ण करने के लिए जो सर्वोत्तम विकल्प ढूंढा है, उस विकल्प के सामने यदि कुछ अड़चन आती है या कठिनाइयां आती हैं तो ये बौद्धिक प्रक्रिया है कि उससे हम कैसे निजात पाएंगे, उसको हम कैसे दूर करेंगे। फिर है पूर्वानुमानों का महत्व। इसमें पूर्वानुमानों का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि हम आने वाले समय में क्या क्या घटित हो सकता है इस बारे में सोचकर ही नियोजन करना चाहिए। यदि पूर्वानुमान नहीं लगाए, कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो पूर्वानुमान लगाए हैं वो सही निकलेंगे, लेकिन फिर भी पूरे सही ना निकले तो कुछ तो सही निकलेंगे, उस अनुसार अपनी नीतियों का निर्धारण करना होता है। इसलिए पूर्वानुमानों का बड़ा महत्व है। फिर है चयनात्मक स्वरूप। अब एक ही विकल्प के लिए विकल्प जब हम सर्वोत्तम विकल्प ढूंढ लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही विकल्प है, हमको कई सारे विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प चुनना है। इसलिए ये चयनात्मक स्वरूप इसका लक्षण है। फिर है क्रमिक कदम। क्रमिक कदम यानी क्रम से, पहले क्रम से चलना पड़ता है। पहले उद्देश्य का निर्धारण, फिर नियोजन के आधार के अनुरूप पूर्वानुमान लगाना, फिर वैकल्पिक तरीकों की खोज और विकास, फिर तुलनात्मक आधार पर विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन, श्रेष्ठतम विकल्प का चयन और मूल योजना के प्रकाश के में विभिन्न योजनाओं, नीतियों और प्रविधियों, नियमों का निर्धारण। ये एक क्रमबद्ध पूरा नियोजन होता है, क्रमबद्ध होता है। सबसे पहले हमें उद्देश्यों को निर्धारण करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित कर लिए हैं तो नियोजन के आधार पर पूर्वानुमान लगाना, पूर्व से ही अनुमान लगा लेना, ये काम फिर किया जाएगा। पहले तो उद्देश्य का निर्धारण होगा, उस अनुसार आगे सब कुछ होगा। पूर्वानुमान लगाया जाएगा, फिर वैकल्पिक तरीकों को खोजा जाएगा कि हम किन किन तरीकों से ये कार्य कर सकते हैं, और फिर तुलनात्मक आधार पर कौन सा विकल्प हम सही चुनेंगे। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फिर उस विकल्प को चुनने के बाद उस योजना अनुसार कार्य करना, ये क्रमिक कदम है, यानी क्रम से। फिर नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। कहीं भी हमने प्रबंध पढ़ा है, प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहली बात है कि नियोजन। प्रबंध किनका होता है? व्यवसायों का, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। व्यवसायों के अंतर्गत आजकल प्रबंध एक अनिवार्य हो गया है और प्रबंध की आधारभूत बात है नियोजन। किसी भी व्यवसाय का प्रबंध करना हो तो उसका सबसे पहले नियोजन करना आवश्यक है। फिर नियोजन सर्वव्यापी है। नियोजन प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो छोटा व्यवसाय हो, बड़ा व्यवसाय हो, सरकारी व्यवसाय हो, प्राइवेट व्यवसाय हो, किसी भी प्रकार का हो, जहां प्रबंध है वहां नियोजन भी अनिवार्य है। फिर है लोचदार। नियोजन लिए गए निर्णय बेलोच नहीं होने चाहिए। बेलोच का मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन न होना। जो भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी पहले से नियोजन किया गया है, वो लोचदार होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा पूर्वानुमान जैसा लगाई जाती है वैसी नहीं होती। कभी कभी वो परिस्थितियां बदल भी जाती है। तो यदि परिस्थितियां बदल जाती है तो तुरंत उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों को भी बदलना पड़ता है। इसलिए नियोजन लोचदार होना चाहिए। फिर साधनों की उपलब्धता। नियोजन
सदैव उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है वित्त, तकनीक, मानव और नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। साधनों की उपलब्धता के अंतर्गत वित्त है, तकनीक है और मानवीय शक्ति है मुख्य, क्योंकि मानव को ही वो कार्य करना है। उसके बाद नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन भविष्य के संबंध में ही किया जा सकता है। जो भूतकाल में हो चुका है या जो वर्तमान में चल रहा है उसके लिए नियोजन की आवश्यकता नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि वो नियोजन का समय जो है वो बहुत दूर का हो, पास का भी समय हो सकता है।